बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने जोन्स पढ़ी थी, फ्रेश वाटर जोन्स, ठीक है, जिसमें फ्रेश वाटर लाइफ की जो जोन्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली थी लिटोरल जोन, जो कि साहिल के बिल्कुल साथ साथ आती है। उसके लिटोरल जोन के बाद जो थी नेक्स्ट, वो थी आपकी लिम्नेटिक जोन, ठीक है, जो उससे नीचे आती है। और लिम्नेटिक जोन से भी जो बिल्कुल नीचे आती है वो है प्रोफंडल जोन। और उसमें हमने देखे थे कि हर जोन में किस किस किस्म की जो है स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, किस किस टाइप की जो है वो अभी एनिमल और प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। प्रोफंडल जोन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्यूटिक इकोसिस्टम पढ़ना है कि मैन ने एक्यूटिक इकोसिस्टम में किस किस टाइप की जो है वो मुदाखलत की हुई है। उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज में ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से बढ़ गया। यूट्रोफिकेशन क्या है? यानी गला सड़ा मवाद जो है वो ज्यादा जमा होना शुरू हो गया लेक्स में, जिसकी वजह से ऊपर जो है वो तय बन जाती है, ठीक है। लेक के ऊपर ऊपर तय बन जाती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज की जिसकी वजह से नीचे तक जो है वो लाइट नहीं पहुंच सकती। जब लाइट नहीं पहुंच सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो बहुत सारे आबी पौधे, आबी जानवर जो हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। और लेक या फ्रेश वाटर जहाँ पे भी होता है मौजूद, वहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, जाहिर है जब सब चीजें डेड होने लग जाएगी तो फिर डिकम्पोजिशन होगी और वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो है वो भी डेंजरस होते हैं, ठीक है, वो भी फायदेमंद नहीं होते बल्कि नुकसानदेह होते हैं। तो इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। Because nutrients are carried to the lakes from farm feedlots and sewage, even if solid wastes are removed, water discharge from the sewage treatment plant is often rich in phosphate, nitrates, dissolved from waste and detergents, ठीक है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हो जाती हैं उस वाटर में, जो कि डिटर्जेंट्स और वेस्ट, दूसरी तरह के मुख्तलिफ वेस्ट है उनसे आई होती हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स वाली वेस्ट। रेन वाटर washes off fertilizer from field where manure of thousands of cattle is accumulated. रेन वाटर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो कि क्या कहते हैं कि फील्ड्स में दिए होते हैं, ठीक है। फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर जो ऐड किए होते हैं वो रेन वाटर वॉशेज ऑफ कर देता है, नीचे चले जाते हैं ज़मीन रेन वाटर के साथ। द वाटर देयरफॉर बिकम हाईली एनरिच्ड, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा एनरिच का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में। द एडेड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर जाते हैं। प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने देखा होगा पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा जो रहता है वो एल्गी है, ठीक है ना। एल्गी उस पानी को लगी होती है तो वो बहुत ज़्यादा एल्गी वहाँ पे हो जाती है। फॉर्म अ स्कम ऑन द लेक डिप्राइविंग द सबमर्ज्ड प्लांट ऑफ सनलाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एल्गी वहाँ पे ग्रो कर जाती है जिस वजह से नीचे वाले जो लेयर है, मतलब ऊपर वाली लेयर में एल्गी ग्रो कर गई अगर पानी के, तो नीचे वाली जो लेयर है उनमें वाटर लाइट डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि एलजी जो है वो सनलाइट ब्लॉक कर देती है, सारी सनलाइट खुद यूज कर लेती है फोटोसिंथेसिस करके, और नीचे वाली लेयर्स में सनलाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से डेड होने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स और दूसरे वाले। डेड प्लांट बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं। Deprived of fish oxygen, fish, snail, and insect larvae die, and their decaying bodies fuel more bacterial growth, ठीक है। अब क्या होते हैं कि स्नेल, फिश वगैरह, अब जो कि प्लांट पौधा डेड होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने पानी की जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे एनिमल्स जो पानी में रहने वाले हैं उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होती जाएगी और न्यूट्रिएंट जो है मैक्सिमम अमाउंट में हो जाएंगे और वो पानी उसमें स्मेल भी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इवन विदाउट ऑक्सीजन certain bacteria that produce foul smelling gases thrive, although it is full of life and nutrients. Polluted lakes smell bad, ठीक है। पोल्यूटेड लेक्स जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा, आपको कभी किसी लेक पानी का जो खड़ा होता है पानी उसकी बीच से गुजरने से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, वो इसी वजह से आ रही होती है।
Most of the trophic level, including the fish, are eliminated. Bacteria, blue-green algae dominate the community. अब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ पे मोस्टली होते हैं क्योंकि एल्गी ऊपर लेयर पे रहती है और बैक्टीरिया जो है वो पानी के ऑक्सीजन इस्तेमाल करके उसको डिकम्पोज करते जाते हैं नीचे वाले डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। तो वो जो पानी खड़ा होगा या लेक वाला इस टाइप का पानी होगा उसमें एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी सिर्फ मैक्सिमम और बैक्टीरिया होंगे, बाकी बहुत ही कम प्राय नाम कोई पौधा या जानवर हो सकता है, वरना जो होगा वो भी ऐसे ऐसे डेड हो जाएगा। Another very serious cause of polluted water is acid produced by burning fossil fuel, which poses different threat to the freshwater ecosystem. अब फॉसिल फ्यूल जितने भी फ्यूल्स आपको पता है हमारी जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनकी वजह से भी फ्रेश वाटर को इकोसिस्टम को खतरा लाक है, तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन विथस्टैंड द लो पीएच ऑफ एसिडिफाइड लेक। जब वो लेक एसिडिफाइड हो जाएगी तो उसमें बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं? लाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। टेरेस्ट्रियल अब खुश्की वाला इकोसिस्टम, एक्यूटिक इकोसिस्टम खत्म हो गया, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है चीजें होंगी। ठीक है, इसमें आ जाती हैं चीजें लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ecosystem present on land and soil is called terrestrial or lithospheric ecosystem। ये एक्यूटिक इकोसिस्टम terrestrial ecosystem की डेफिनेशन। इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल, ऐसा इकोसिस्टम जो जमीन या लैंड पे जो है पाया जाता है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। आपसे एक्यूटिक इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसमें आपने बताना है इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल, इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन वाटर is called aquatic ecosystem। ठीक है, terrestrial ecosystem receives plenty of light and soil provide abundant nutrients। Water, however, is limited and very unevenly distributed both in place and in time। Factors influence life on land are temperature। टेम्परेचर जो है वो जाहिर सी बात है लैंड पे जो लाइफ है उसमें टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमने कहा था कि जो वाटर में डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं लाइफ को, उनमें आ जाएगा एनर्जी और लाइट। ठीक है, टेम्परेचर नहीं होगा इतना इशू क्योंकि टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। सॉइल का टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है पानी की निस्बत, तो इस वजह से सॉइल में जो है वो एयर और टेम्परेचर जो है ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि उसकी लाइफ को डिटर्मिन करेंगी। Like water, favorable temperatures vary unevenly distributed on land in place and time। On polar poles average temperature is below freezing। ठंडे इलाकों में आपको पता है below freezing temperature तक पहुंच जाता है। In temperate zone only during certain season of the year it is quite favorable, but in tropical zones और tropical zone जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं उनमें बहुत शदीद गर्म क्लाइमेट होता है जो वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जमीन पे बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होता है। एयर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एयर इज इन कांस्टेंट मोशन। एयर जो है वो कांस्टेंट मोशन में होती है और आपको पता है जो कांस्टेंट मोशन में एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, so its composition is more uniform। amount of oxygen and carbon dioxide in air is much constant and most beneficial to the terrestrial ecosystem। एयर जो है वो मोशन में रहती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो फेवरेबल अमाउंट में तकरीबन रहती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। एडाप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड या सॉइल पे आने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो है किस टाइप की अपने अंदर एडाप्टेशन लानी पड़ी जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। तो plants and animals shifting from water to land develop various types of adaptation for land habitat। और खासतौर पे पानी से जमीन की तरफ आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको कौन कौन सी चेंजेस अपने अंदर लानी पड़ी? एक तो सपोर्टिंग टिश्यूज अपने अंदर बनाने पड़े और दूसरा वाटर की कंजर्वेशन का तरीका सीखना पड़ा उनको। ठीक है ना, किस तरह से उनकी बॉडी वाटर को कंजर्व कर सकती है, पानी को बचा सकती है। अभी इकोसिस्टम में होता है पानी बेशुमार होता है तो पानी को बचाने की जरूरत नहीं उनको पेश आती। सपोर्टिंग टिश्यूज जो है उनमें both plants and animals have developed supporting tissues like vascular bundle, xylem phloem in plants and skeleton in animals to support them on land against the force of gravity। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स जो हैं उन्होंने सपोर्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम जैसा कि अपने अंदर
डेवलप किए प्लांट्स ने, और एनिमल्स ने जो है वो सपोर्टिंग के लिए अपना स्केलेटन डेवलप किया। तो स्केलेटन जो है वो एनिमल का सपोर्टिंग टिश्यू है और जाइलम और फ्लोएम प्लांट के सपोर्टिंग टिश्यू है, ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हेल्प कर सके पौधे की और जानवर की। वाटर की कंजर्वेशन, वाटर कंजर्व करने का तरीका उन्होंने मेथड अपनाए। ऐसे मेथड होम्योस्टेसिस के, जिसके लिए वो अपनी बॉडी में वाटर को रेगुलेट कर सके, वाटर की रेगुलेशन कर सके। आपने आसमा रेगुलेशन पढ़ा है ना, उसमें रेगुलेशन होती है वाटर और सल्यूट्स की। इसके अलावा होम्योस्टेसिस का ही वो भी एक फिनोमिना है। तो ऐसे फिनोमिना अडॉप्ट किए जो टेम्परेचर और वाटर को जो है वो कंट्रोल कर सके। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन टाइप के जो फिनोमिना थे वो डेवलप किए। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं एडॉप्टेशन की। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एडॉप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, नंबर 1 सपोर्टिंग टिश्यू, नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इतना हमारा लेक्चर है। बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।